नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, मोनो का मतलब था एक और हाइब्रिड मतलब होता है क्रॉस कराना। ठीक है, मतलब पॉलिनेशन कराना या फर्टिलाइजेशन कराना। ठीक है, तो जब एक बार में सिर्फ सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर पूरे एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टाल प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ हम उसके टालनेस यानी कि प्लांट की लेंथ कितनी है, ड्वार्फ और टाल के बारे में ही कंसीडर करेंगे। अगर हम कलर ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कलर ऑफ फ्लावर के ही कंसीडर करते हुए पूरे एक्सपेरिमेंट को करेंगे, किसी दूसरे करेक्टर को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, यदि हम कॉटिलेडन के कलर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कॉटिलेडन कलर को ही जनरेशन टू जनरेशन कंसीडर किया जाएगा, किसी दूसरे करेक्टर को हम नहीं कंसीडर करेंगे, दूसरे करेक्टर पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो बस सिंगल करेक्टर को जब देखा जाता है तो इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे एक प्योर टाल प्लांट है। ठीक है, प्योर टाल, तो प्योर टाल को इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि इसमें जो दोनों फिनोटाइप होंगे वो कैपिटल टी होंगे। ठीक है, उसका क्रॉस जब हम कराते हैं ड्वार्फ से, प्योर ड्वार्फ, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा इसका स्मॉल टी होगा। यहाँ पे जीनोटाइप कैपिटल टी है, यहाँ पे जीनोटाइप स्मॉल टी है। ठीक है, और ये टालनेस जो है ये इसका फिनोटाइप हो गया। तो जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि कंटेंट ऑफ जीन। ठीक है, वो जीन जिसकी वजह से करेक्टर अपीयर हुआ है वो उसका जीनोटाइप होता है। तो यहाँ प्योर है यानी कि ये दोनों कैपिटल टी लिखोगे। ठीक है, और ये प्योर डॉफ है यानी स्मॉल टी। ठीक, जब इसमें हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन यानी फिलियल वन जनरेशन में ये जो रिजल्ट आता है कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। ठीक है, यानी कि एक इसका क्रॉस करके ये हमें F1 जनरेशन में मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसको करते कैसे हैं। जैसे एक लंबा पौधा हमने ले लिया। ठीक है, जैसे मेंडल ने ही लिया था, एक लंबा पौधा ले लिया। ठीक है, जिसकी लंबाई काफ़ी अधिक थी। ठीक, और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। इन दोनों में फ्लावर होगा, इसमें मान लीजिए फ्लावर है, इसमें फ्लावर है। ठीक है, ये फ्लावर है। ठीक, क्योंकि ये सब पौधे जो होते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होता है, तो इसमें ज़्यादा संभावना होती है कि इनके जीन शुद्ध होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फ्लावर होता है बंद होता है। ठीक है, इनके फ्लावर जो होते हैं चारों तरफ से पेटल्स के द्वारा बंद होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया कि फ्लावर का जो जब ये थोड़ा बड कंडीशन में था, फ्लावर पूरी तरह से डेवलप नहीं किया था, उसी समय इसके एंड्रोसियम को काट दिया। ठीक है, एंड्रोसियम को काट देने से क्या हुआ कि इसका गायनीशियम उगा गया। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, अब इसका एंड्रोसियम कैसा होता है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसका जो इसका एंड्रोसियम मतलब इसका जो स्टेमेन था जिसमें कि 9+1 अरेंजमेंट होता है इसको काट के रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब इसके पॉलन ग्रेन इस पर गिर नहीं पाएंगे। ठीक, अब ये इसके पॉलन ग्रेन इस पर गिर नहीं पाएंगे यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने का यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस खत्म हो गया। ठीक है, अब इस तरह से ड्वार्फ प्लांट का क्या काम किया कि यहाँ पर जो इसका पॉलन ग्रेन था यानी जो इसके स्टेमेंस में एंड्रोसियम में जो पॉलन ग्रेन बन गए थे, इस पॉलन ग्रेन को ब्रश की सहायता से ले लिया। ठीक है, इस पर ब्रश लगाया और ले आकर इसके ऊपर गिरा दिया ऐसे। ठीक, यानी जो ड्वार्फ प्लांट थे उसके पॉलन ग्रेन को ब्रश की सहायता से उठाकर टाल प्लांट के गायनीशियम पे गिरा दिया। ठीक है, जो इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन था। ठीक, एंड्रोसियम का मतलब होता है स्टेमन, गायनीशियम का मतलब होता है स्टिग्मा स्टाइल और ठीक ओवरी, इसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पॉलन ग्रेन को उस पर गिरा दिया तो यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, ड्वार्फ का पॉलन ग्रेन आ गया, टाल का गायनीशियम हो गया। ठीक है, यानी ओवरी हो गया। तो F1 जनरेशन में सभी पौधे टाल मिले। ठीक है, उनको ये पता नहीं चल गया कि अभी ये इसके अंदर जीनोटाइप ये है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सेल्फ क्रॉस करने के लिए छोड़ दिया। मतलब ये वाली जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी पहले जनरेशन में कि एंड्रोसियम काट के हटा दिया गया था और इसके बाद इसका पॉलन ग्रेन ले आके इसके ऊपर डाला गया था, ये प्रक्रिया को
इसमें नहीं किया गया, इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया गया। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन में तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, इसको पॉइंट स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 50% जो पॉलन ग्रेन थे वो विद द जीन कैपिटल टी वाले बने, ठीक, और 50% पॉलन ग्रेन जो थे वो डार्क प्लांट के जीन के साथ बने। इसी तरह से जो 50% ओवरी थी, एग थी, वो टाल प्लांट की थी और 50% ड्वार्फ प्लांट की थी, ठीक। जब क्रॉस कराया गया तो ये रिजल्ट मिला, ठीक। यहाँ पे देखिए ये टोटल लंबा होगा, प्योर लेंथ कैपिटल टी मिला, फिर इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और दो ये मिले, ठीक है। 1:2:1 का रेशियो आया, ये जीनोटाइप रेशियो आया, ठीक, जीनोटाइप रेशियो, ठीक। लेकिन फिनोटाइप रेशियो क्या था, ये दोनों लंबे थे, ये दोनों लंबे दिख रहे थे, यहाँ पे ये टाल ही था, देखिए टाल था, ठीक। तो फिनोटाइप रेशियो आया, ये दोनों लंबे हुए यानी 3:1, ये फिनोटाइप रेशियो था, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट को जल्दी से मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब एक बार में सिर्फ एक करेक्टर को कंसीडर किया, उन्होंने प्योर टाल लिया और प्योर डॉर्फ प्लांट लिया, ठीक है। प्योर टाल इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए जीन में अशुद्धता होने का चांसेस कम होता है, ठीक है। अगर वो बौना पौधा है तो उसमें निश्चित रूप से शुद्ध बौने पौधे के जीन होंगे, अगर वो लंबा पौधा है तो शुद्ध रूप से उसमें लंबे पौधे के जीन होंगे। इसीलिए उन्होंने मेंडल ने पी को सेलेक्ट भी किया था, क्योंकि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराया तो पहले जनरेशन में जितने भी सीड मिले उनको, जितने भी प्लांट हुए F1 जनरेशन में, सब के सब लंबे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्योर प्लांट और प्योर डॉग, प्योर टाल और प्योर डॉग से कराया गया तो सभी के सभी लंबे मिले। फिर इसके बाद F2 जनरेशन मतलब इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इसको अलाउ कर दिया, छोड़ दिया। फिर ये सारी प्रक्रिया उन्होंने नहीं अपनाई, तो जो F2 जनरेशन में उनको ये रिजल्ट मिला, ठीक, 3:1 का रेशियो, मतलब टोटल में से इनको 3 गुना पौधे ऐसे मिले जो कि लंबे थे और 1 गुना ऐसे मिले जो कि बौने थे। मतलब उन्होंने जितना सीड इकट्ठा किया था, कुल 1064 सीड इकट्ठा किया था सेकेंड जनरेशन में, सारा उन्होंने रेशियो रखा था F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ सीड, जिसमें 787 जो थे सीड वो टाल प्लांट के थे, ठीक, और 277 जो थे वो ड्वार्फ प्लांट के थे। तो लगभग ये देखिए 3:1 का रेशियो आ गया है, ठीक है। तो अभी तक देखिए इनको ये जानकारी नहीं थी कि इसमें जो कुछ इसमें जो है इम्प्योर टाल भी हैं, ठीक है। जब ये रिजल्ट हो गया, ये मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो उससे उन्होंने इसके रिजल्ट से जो ये सारा चीज़ इकट्ठा किया, ये जो इनको रिजल्ट मिला F2 जनरेशन में, ये सब सारा चीज़ जो मिला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन 3 कंक्लूजन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाला था। पहला था फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको उन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करती है, किसके द्वारा, वाया गैमेट्स के द्वारा। फैक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, वाया गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, गैमेट्स बनते हैं तो इसीलिए वो अलग होता है। दूसरा उन्होंने कंक्लूजन निकाला डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, ठीक है। इस कंक्लूजन में मेंडल ने बताया कि कुछ कैरेक्टर जो होते हैं लिविंग बीइंग के वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है, जैसे अभी आपने देखा था कि F1 जनरेशन में सिर्फ टाल प्लांट ही दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ टाल प्लांट ही दिख रहा था F1 जनरेशन में, है ना, ठीक। जबकि दूसरे जनरेशन में ये शार्ट प्लांट भी दिखने लगे, डॉर्फ प्लांट भी दिखने लगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो F1 जनरेशन में दिखते हैं, ठीक है, जबकि रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों इक्वली F2 नेक्स्ट जनरेशन में दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे
द कंट्रास्टिंग करेक्टर फॉर प्योर ब्रीडिंग प्लांट एक्सप्रेस इक्वली बट इन F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में F1 इसलिए कहते हैं, F का मतलब होता है फिलियल, ओनली करेक्टर अपीयर विच इज डोमिनेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट था सेग्रीगेशन, जो तीसरा कंक्लूजन था मोनोहाइब्रिड का से वो था सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए सेपरेशन से। आल्दो इन हाइब्रिड मेंबर रिमेन, एक बार फिर से सुन लीजिए, आल्दो इन हाइब्रिड मेंबर रिसेसिव करेक्टर नॉट अपीयर but it remain pure, and when it separate from dominant character factor, then it develop its own character in F2 जनरेशन सेग्रेगेशन टेक्स। देखिए जो F2 जनरेशन में ही सेग्रेगेशन होता है, ठीक है, F1 में नहीं होता है। ये बात समझ में आई? देखिए इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, दोनों मैं बता दे रहा हूँ आपको इस फिगर से जो मैंने बनाया उसके माध्यम से, इसको फिर से मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। देखिए इस एक्सपेरिमेंट से 3 कंक्लूजन निकला। पहला फैक्टर का, यानी कि कुछ फैक्टर होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास करता है और वही फैक्टर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाद में इस फैक्टर को क्या कहा गया? जीन कहा गया, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट करेक्टर मतलब वो होता है जो कि F1 जनरेशन में अपीयर होता है, ठीक है। रिसेसिव करेक्टर जो होता है वो F2 जनरेशन में अपीयर होता है और डोमिनेंट भी अपीयर होता है, मतलब रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों करेक्टर F2 जनरेशन में अपीयर होते हैं, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पे नहीं जानते हैं कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, लेकिन जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है उसको हमने डोमिनेंट करेक्टर मान लिया, ठीक। तो डोमिनेंट करेक्टर मतलब समझ में आ गया। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने बताया सेग्रीगेशन, यानी देखिए यहाँ पे डोमिनेंट जीन भी है, रिसेसिव जीन है, जिसको मेंडल फैक्टर कहते थे, हम यहाँ पे जीन कह रहे हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन इसका प्रभाव ना इस पर पड़ रहा है ना इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। मतलब जो ये टाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ऐसा नहीं कि इसके अंदर टाल का कुछ गुण ला देगा, और ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ये ड्वार्फनेस का गुण ला देगा। मतलब दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंटिमिनेट नहीं करते, दोनों प्योर फॉर्म में एक साथ पड़े रहते हैं। F2 जनरेशन में ये दोनों अलग होते हैं, फिर अपने अपने करेक्टर को शो करना शुरू कर देते हैं शुद्धता से, ठीक है। इसी को सेग्रीगेशन कहा गया। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो 3 फैक्टर दिया गया, इसे मेंडल का 2 नियम बनता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो यहाँ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन, मेंडल कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन कोरेंस साइंटिस्ट थे। देखिए बहुत से लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि मेंडल्स का नियम मेंडल ने खुद दिया था, उन्होंने सिर्फ कंक्लूजन दिया था। बाद में 1901 में 1901 में कोरेंस ने इन कंक्लूजन के आधार पे मेंडल्स के 2 नियम को प्रोवाइड किया था। कोरेंस इन 1901 प्रोवाइड 2 लॉ ऑफ मेंडल। पहला था मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहा जाता है, और दूसरा था मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, ठीक है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, सेपरेशन होता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का भी मतलब अभी आपको मैंने समझाया कि दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर के जीन एक साथ, फैक्टर एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को इम्प्योर नहीं करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड मतलब कैपिटल T स्मॉल t दोनों अलग अलग हो गए थे F2 जनरेशन में, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर रहा है, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ ही गए, जो F1 जनरेशन में जो अपीयर होता है वो डोमिनेंट करेक्टर होता है, ठीक है। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही अपीयर होता है, ठीक है। तो मेंडल्स का पहला लॉ कहता है कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही अपीयर होता है, ठीक है। और मेंडल का दूसरा नियम ये कहता है कि जो गैमेट्स होते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर के, वो F2 जनरेशन में सेपरेट होते हैं, ठीक है। और वो जब F1 जनरेशन में एक साथ रहते हैं तो दोनों को इम्प्योर नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। देखिए दूसरी वीडियो में हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे और डाइहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकला था उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोरेंस की अगर बुक को आप देखेंगे, जो ओरिजिनल बुक है, तो वहाँ पे उन्होंने इसको फर्स्ट लॉ बताया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को